नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर तन्वी सिंह अपने चैनल इटर्नल एडुसेंस क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ जूनियर हाई स्कूल सहायक अध्यापक एवं प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा का जो अनिवार्य प्रश्न पत्र है सभी विषयों के विद्यार्थियों के लिए सामान्य अध्ययन का उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 3 लेकर आई हूँ। अभी तक मैंने 2 प्रैक्टिस सेट अपने चैनल पर डाल दिए हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि पाठ्यक्रम के अनुसार इनकी संख्या 50 होगी, तो मैंने 2 प्रैक्टिस सेट अपने चैनल पर डाल दिया है और पाठ्यक्रम के आधार पर डिटेल वीडियो भी मैं अपने चैनल पर अपलोड कर रही हूँ। हर विषय का पाठ्यक्रम निर्धारित है कि राज्य व्यवस्था से क्या पूछेगा, इतिहास से क्या पूछेगा, भूगोल से क्या पूछेगा, ऐसे ही बहुत सारे सेगमेंट हैं। तो मैं अलग अलग सेगमेंट के वीडियोस जो है अपने चैनल पर अपलोड कर रही हूँ। अगर आप डिटेल में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप जाकर उन वीडियोस को देख लेंगे, तभी आपको ये प्रैक्टिस सेट समझ में आएंगे। तो चलिए आज के अभ्यास संख्या 3 को हम हल करते हैं। उसके पहले आप सभी से विनम्र निवेदन है कि जो लोग भी हमारे चैनल पर नए आए हैं वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और मेरे वीडियो को लाइक करिए, आपको वीडियो कैसा लगा उस पर कमेंट भी करिए और वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटनाएं और तार्किक ज्ञान से हमारा जो अभ्यास संख्या 3 है उसको हम देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, आपदा प्रबंधन में उनके योगदान के लिए किस संस्था को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया? तो इसका आंसर है सस्टेनेबल एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी SEEDS। 23 जनवरी 2021 को डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी को वर्ष 2021 का सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जबकि सस्टेनेबल एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजिकल सोसाइटी को आपदा प्रबंधन में उनके योगदान के लिए संस्थागत श्रेणी के तहत पुरस्कृत किया गया। अगला प्रश्न है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 रिपोर्ट हाल ही में जारी की गई थी। इस रिपोर्ट के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो ये सारे कथन आपके सामने हैं, तो हम देखते हैं बारी बारी। इस पासपोर्ट रैंकिंग रिपोर्ट में शीर्ष 3 स्थानों पर एशियाई देश है। रिपोर्ट में भारत का स्थान 85 है। रिपोर्ट में जापान पहले और अफगानिस्तान अंतिम स्थान पर है। तो इस हिसाब से तीनों सही है, तो इसका ऑप्शन होगा डी। इसके बारे में मैं थोड़ा बता देती हूँ। 199 देशों की इस पासपोर्ट रैंकिंग रिपोर्ट में भारत 85वें स्थान पर रहा। इस सूचकांक में शीर्ष 3 स्थान पर एशियाई देश है। इस रैंकिंग में सीरिया, इराक और अफगानिस्तान सबसे खराब पासपोर्ट वाले देश बने हुए हैं। इसमें अफगानिस्तान सबसे अंतिम पायदान पर है। अगला प्रश्न है, सरकार ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव के प्रत्याशियों को चुनावी खर्च की सीमा में 10% की बढ़ोतरी की है। इस बढ़ोतरी के बाद विधानसभा चुनाव के प्रत्याशियों को चुनावी खर्च की सीमा तय की गई है। तो इसका आंसर है 30.80 लाख रुपए। सरकार द्वारा किए गए इस घोषणा के अंतर्गत अब लोकसभा चुनाव में अधिकतम 77 लाख तक और विधानसभा चुनाव में अधिकतम 30.80 लाख रुपए तक खर्च की सीमा तय की गई है। अभी तक खर्च की यह सीमा लोकसभा में अधिकतम 70 लाख रुपए तक और विधानसभा में 80 लाख रुपए तक की थी। अगला प्रश्न है, मुक्त आकाश संधि हाल के दिनों में सुर्खियों में रहा। इस संधि के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं। यह संधि अमेरिका और रूस सहित 35 देशों के बीच हवाई निगरानी से संबंधित है। अगला है, रूस और अमेरिका इस संधि से अलग हो गया है और इस संधि में नाटो के सदस्य देश भी शामिल हैं। तो ये तीनों सही है, तो इसका ऑप्शन होगा डी। इसके बारे में बता देती हूँ। मुक्त आकाश संधि या OST अमेरिका और रूस सहित 35 देशों के मध्य हवाई निगरानी के लिए एक संधि है। इस संधि में नाटो के सदस्य देश भी शामिल हैं। रूस ने स्वयं को मुक्त आकाश संधि से अलग करने की औपचारिक घोषणा 5 जनवरी 2021 को कर दी।
इसके पूर्व अमेरिका ने भी मुक्त आकाश संधि से अपने आप को अलग कर लिया था। तो इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि मुक्त आकाश संधि या ओएसटी अमेरिका और रूस सहित 35 देशों के मध्य हवाई निगरानी के लिए एक संधि है। इस संधि में नाटो के सदस्य देश भी शामिल हैं। रूस ने स्वयं को मुक्त आकाश संधि से अलग करने की औपचारिक घोषणा 5 जनवरी 2021 को कर दी। इसके पूर्व अमेरिका ने भी मुक्त आकाश संधि से अपने आप को अलग कर लिया था। अगला प्रश्न है, जनवरी 2021 में आयोजित 70वें SKOCH चैलेंजर अवार्ड में किस संगठन को ई गवर्नेंस में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर होगा जनजातीय मामले का मंत्रालय। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं कि 16 जनवरी 2021 को 70वें SKOCH पब्लिक पॉलिसी फोरम का आयोजन नई दिल्ली में किया गया, जिसके दौरान SKOCH ग्रुप द्वारा SKOCH अवार्ड्स 2021 को विभिन्न मंत्रालयों को प्रस्तुत किया गया। ई गवर्नेंस ने SKOCH चैलेंजर अवार्ड सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन जनजातीय मामलों के मंत्रालय मोटा को प्रस्तुत किया था। SKOCH चैलेंजर अवार्ड गवर्नेंस में पारदर्शिता पंचायती राज मंत्रालय को सम्मानित किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप ऑफ द ईयर इंडिया 2020 अवार्ड से सम्मानित किए गए, कौन सम्मानित किए गए? अशरफ पटेल। ठीक है, इनके बारे में मैं बता देती हूँ आपको, थोड़ा सा आप इसके बारे में जान लीजिए। प्रवाह एंड कम्युनिटी यूथ कलेक्टिव CYC के संस्थापक सदस्य अशरफ पटेल को सोशल एंटरप्रेन्योरशिया ऑफ द ईयर इंडिया 2020 अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष व शॉब फाउंडेशन के सह संस्थापक प्रोफेसर क्लाउस शॉब ने SEOY के विजेता की घोषणा की। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस शहर को हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया? तो इसका आंसर है ग्वालियर को और ओरछा को। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस जो है वो 3 दिसंबर को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में माल ढुलाई के लिए विशेष रेल मार्ग न्यू खुर्जा एंड का उद्घाटन किया। इस रेल मार्ग के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। देश में 2 डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर गलियारे तैयार किए जा रहे हैं। न्यू भावपुर न्यू खुर्जा एंड EDFC का हिस्सा है। WDFC कॉरिडोर में गुजरात के मुंद्रा, कंडला, पिपावा, दाहेज और हजीरा के बड़े बंदरगाहों के लिए फीडर मार्ग होंगे। तो इसका डी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, फिर है, विश्व में किसी भी देश में सबसे लंबे समय तक पद पर रहने वाले शेख खलीफा बिन सलमान अल खलीफा किस देश के प्रधानमंत्री थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शेख खलीफा बिन सलमान अल खलीफा ये किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो ये बहरीन के प्रधानमंत्री थे। इनको याद करना आपको जरूरी है। फिर है, गौतम बुद्ध ने कहाँ पर धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र यानी धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र का उपदेश दिया? ये पाली में लिखा गया है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक, तो इसका आंसर होगा सारनाथ में। अगला प्रश्न है, खगोलविद वराह मिहिर और कवि कालिदास किसके दरबार का हिस्सा थे? तो ये विक्रमादित्य के दरबार का हिस्सा थे। इनके बारे में मैं बता देती हूँ। खगोलविद वराह मिहिर और कवि कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय 375 से 415 ईस्वी के शासनकाल में प्रमुख कवि थे।
समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय था। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय था। चंद्रगुप्त द्वितीय का अन्य नाम देवगुप्त, देवराज, देवश्री तथा उपाधियां थीं। विक्रमांक, विक्रमादित्य, परम भागवत थीं। चंद्रगुप्त के दरबार में 9 विद्वानों की मंडली निवास करती थी, जिसमें कालिदास, धन्वंतरी, छपड़क, अमर सिंह, शंकु, वेताल भट्ट, घटकरपक, वराह मिहिर, वरुचि आदि थे। अगला प्रश्न है, लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई? तो लौह और रक्त की नीति जो थी वो बलबन ने अपनाई। इनके बारे में बता देती हूँ। लौह और रक्त की नीति अर्थात कठोर नीति गुलाम वंशीय शासक बलबन ने अपनाई थी। बलबन ने विद्रोहियों को कमजोर करने तथा मंगोल आक्रमण से रक्षा के लिए यह नीति अपनाई थी। बलबन ने राजत्व सिद्धांत को ऊंचा करने के लिए सिजदा तथा पैबोस प्रथा का भी आरंभ किया था। बलबन ने नवरोज उत्सव शुरू करवाया। अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय इसमें से किसको जाता है? तो इसका आंसर है रामानंद को। भक्ति आंदोलन मध्यकालीन भारत का सांस्कृतिक इतिहास था। इस काल में सामाजिक धार्मिक सुधारकों द्वारा भगवान को विभिन्न तरीकों से प्रचारित किया गया। इस आंदोलन का आरंभ 800 ईस्वी से 1700 ईस्वी के बीच दक्षिण भारत में आलवारों एवं नायनारों से हुआ। भक्ति आंदोलन के नेता रामानंद इसे उत्तर भारत लाए। उन्होंने लोगों को यह सिखाया कि भगवान राम के प्रति प्रेम और समर्पण रखने तथा इनके नाम के उच्चारण से मुक्ति पाई जा सकती है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो इसका आंसर है हम्पी। विरूपाक्ष मंदिर हम्पी कर्नाटक में अवस्थित है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। अगला प्रश्न है, भारत में काजू का प्रथम परिचय किन लोगों ने कराया? तो इसका आंसर है पुर्तगाली। भारतीय कृषि में पुर्तगालियों की महत्वपूर्ण देन है। भारत में तंबाकू, मूंगफली, आलू, लाल मिर्च, मकई, टमाटर, शकरकंद, चीकू, काजू, अमरूद, पाइनएप्पल और शरीफा इत्यादि पुर्तगालियों के द्वारा भारत में लाया गया। इसके अलावा भारत में पहली बार प्रिंटिंग प्रेस का प्रयोग तथा जहाज निर्माण उद्योग पुर्तगालियों की ही देन है। तो यहाँ पे एक साथ आपको बहुत सारी जानकारी मिल गई। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, जिसे अधिनियम 14 1856 भी कहा जाता है, 26 जुलाई 1856 को लागू हुआ, जिसे लॉर्ड किसके द्वारा पारित किया गया? इसे लॉर्ड कैनिंग के द्वारा पारित किया गया। इसके बारे में बता देती हूँ। हिंदू विवाह पुनर्विवाह अधिनियम 26 जुलाई 1856 को लागू हुआ, जिसे अधिनियम 14 1856 भी कहा जाता है। यह अधिनियम लॉर्ड कैनिंग द्वारा पारित किया गया था। लॉर्ड कैनिंग भारत की कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत का प्रथम वायसराय था। इसके समय में ही राज्य विलय नीति को समाप्त कर दिया गया। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। कब की थी? 10 अप्रैल 1875 को गिरगांव, मुंबई में। इसका उद्देश्य था वैदिक धर्म को शुद्ध रूप से स्थापित करना, भारत को धार्मिक, सामाजिक व राजनीतिक रूप से एक सूत्र में बांधना तथा पाश्चात्य प्रभाव को समाप्त करना था। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया गया? तो ये लिया गया था फरवरी 1922 को। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा गोरखपुर में हुई एक हिंसक घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। इस चौरी चौरा की घटना में उग्र भीड़ ने पुलिस थाने को आग लगा दिया था, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज किसने की थी? तो लोथल की खुदाई की खोज SR राव ने की थी। लोथल की खोज सन 1957 में हुई, जिसकी खुदाई 1955 से 1960 के बीच भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा की गई थी। गुजरात में स्थित लोथल की खुदाई वर्ष 1957 में SR राव द्वारा की गई थी। यह स्थान हड़प्पा सभ्यता का हिस्सा है। भारत का सबसे बड़ा एकल द्वीप सुदूर दक्षिण में कौन सा है? तो इसका आंसर है ग्रेट निकोबार द्वीप। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा बता देती हूँ। भारत का दक्षिणतम द्वीप बड़ा निकोबार के नाम से जाना जाता है, जिसका दक्षिणतम बिंदु भारत का दक्षिणतम बिंदु 6 मिनट 30 उत्तरी अक्षांश से
6 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश है, जिसे इंदिरा पॉइंट कहा जाता है, जबकि प्रायद्वीपीय भारत का मुख्य भूमि से दक्षिणतम बिंदु कैप कैमोरिन है। ठीक है। अगला प्रश्न है, काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका आंसर है माउंट केटू। ठीक है। अगला प्रश्न है, वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारत में नहीं है? तो इसका आंसर है सतलज नदी। ठीक है। इसका उद्गम भारत में नहीं है, इसका उद्गम कहाँ पे है? दक्षिण पश्चिम तिब्बत में समुद्र तल से 8600 मीटर ऊंचाई पर मानसरोवर के निकट राक्षस ताल तिब्बत से है। ठीक है। बाकी सबको देख लीजिएगा, जब मैं नदी पढ़ाऊंगी तो वहां पे बता दूंगी सबका डिटेल। खादर और बांगर निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी है? तो खादर और बांगर जो है वो जलोढ़ मिट्टी है। ठीक है। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय कृषि की मुख्य विशेषता नहीं है? तो भारतीय कृषि की मुख्य विशेषता, यह मानसून पर निर्भर है, ये सही है। कृषि पर जनसंख्या का दबाव है, ये भी सही है। यह निर्वाह कृषि, ये भी सही है। लेकिन इसमें औद्योगिक फसलों की प्रधानता है, ये सही नहीं है। ठीक है। मैं आपको भारतीय कृषि की विशेषताओं का कुछ पॉइंट्स बता देती हूँ। निर्वाह कृषि है, कृषि पर जनसंख्या का दबाव ये भी है, जानवरों का महत्व है, मानसून पर निर्भरता है, फसलों की विविधता है, खाद्य फसलों की प्रधानता है, लेकिन औद्योगिक फसलों की प्रधानता नहीं है। कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है? तो इसमें से चेन्नई, विशाखापत्तनम, मुंबई, इसमें से कोई भी नहीं है कृत्रिम बंदरगाह। मैं बता देती हूँ इसको, आप एक मिनट, ये वाला है, थोड़ा इसको सही कर लीजिएगा। चेन्नई जो है वो कृत्रिम बंदरगाह है। चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु के तट पर स्थित कृत्रिम बंदरगाह है। विशाखापट्टनम 1933 ईस्वी में विकसित एक प्राकृतिक बंदरगाह है। मुंबई बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। इसे ब्रिटिश शासकों द्वारा सन 1672 में विकसित किया गया था तथा यह भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह है। अगला है, निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था? M.N. राय ने। फिर है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किसके एक भाग के रूप में उल्लिखित है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में है। राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसका आंसर है उपराष्ट्रपति। फिर है, संसद के खर्च किसके द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं? तो इसका आंसर है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है पंचायती राज निकायों में। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? नीति आयोग के अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है? अगर आप, आज से मैंने शुरू किया था अर्थव्यवस्था का सामान्य परिचय, वहाँ पे मैंने इस टॉपिक का जिक्र किया है। अगर आप डिटेल में हर चीज़ को पढ़ना चाहते हैं और एग्जाम वाकई में क्रैक करना चाहते हैं तो आपको मेरे चैनल पे जाके सभी टॉपिक का डिटेल वीडियो देखना चाहिए। तो इसको मैंने आज पढ़ाया है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। तो इसका आंसर होगा कृषि जो है वो प्राथमिक क्षेत्र में आता है। भारत में सिक्कों की ढलाई का एकमात्र अधिकार किसके पास है? तो इसका आंसर है भारत सरकार के पास। इसके बारे में यही बता देती हूँ कि भारत में सिक्कों की ढलाई का एकमात्र अधिकार भारत सरकार के पास है। मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा, कुल 4 शहरों में भारत सरकार के टकसालों पर सिक्कों की ढलाई की जाती है। 1 रुपए का नोट भारत सरकार जारी करता है, जबकि अन्य नोट रिजर्व बैंक द्वारा जारी की जाती है। अगला है, 2001 और 11 की जनगणना के बीच भारत की जनसंख्या में वृद्धि हुई 17.70%। ठीक है। फिर है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। समुद्री जल का औसतन खारापन होता है, तो इसका आंसर है 3.5%। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा बायोडिग्रेडेबल जैव निम्नीकरणीय सामग्री नहीं है? तो इसका आंसर होगा एल्यूमिनियम फॉइल।
फिर है निम्नलिखित में से क्या जलीय निकायों में होने वाले प्रदूषण में योगदान प्रदान नहीं करता है? तो इसका आंसर होगा ओजोन। फिर है निम्नलिखित में से किसके परिणाम स्वरूप पानी की गुणवत्ता में गिरावट आई है? तो इसका आंसर है गंदे पानी का सही से निपटान न करना। फिर है पराध्वनिक गति का मापांकन किस इकाई से होता है? तो इसका आंसर है मैक। ठीक है। फिर है प्रकाश के पथ में एक वस्तु के आने पर छाया का निर्माण होता है। तो अपारदर्शी वस्तु के आने पर छाया का निर्माण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? तो कैडमियम जो है वो रेडियोधर्मी तत्व नहीं है। पीतल मिश्रण है किसका किसका? तो पीतल जो है जस्ता और तांबा का मिश्रण है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है? तो इसका आंसर है वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रिकेट्स की बीमारी होती है? तो इसका आंसर है विटामिन डी। विटामिन डी से रिकेट्स होता है, विटामिन बी से B1 से बेरी, विटामिन ई से नपुंसकता और विटामिन ए से रतौंधी। ठीक है। तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। नीचे दी गई सूची में ऐसी आकृतियां सम्मिलित है जिनमें कुछ उभयनिष्ठ सामान्य हैं। ठीक है। बेलन, घनाभ, गोला, प्रिज्म, पिरामिड, घन। अब नीचे दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प की पहचान करें जिसे इस सूची के भाग के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है। तो कौन सा ऐसा है जो बेलन, घनाभ, गोला, प्रिज्म, पिरामिड और घन में आएगा? तो इसका आंसर होगा शंकु। ठीक है। अब ये सब रीजनिंग का प्रश्न है, इसका आंसर मैं बता दे रही हूँ, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। किसी निश्चित कूट भाषा में यदि BRAKES को TAGPNX के रूप में लिखा जाता है और CLUTCH को IBEJWR के रूप में लिखा जाता है, तो शब्द WHEELS को किस रूप में लिखा जाएगा? तो इसका आंसर होगा डी वाला। ठीक है। आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको सॉल्व करिए। चूंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए मैं इसको यहाँ पे सॉल्व नहीं करा रही हूँ, तो आप इसको देख लीजिएगा। वैसे इसका यही है -1, -2, -3 यही चल रहा है। इसके आधार पर इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है। फिर है 19 जनवरी 2018 को शुक्रवार था, 19 जून 2019 को कौन सा दिन पड़ेगा? इसका भी आंसर मैं आपको बता दे रही हूँ, इसको भी आप सॉल्व कर लीजिएगा या फिर मेरे चैनल में जाकर आप इन सब वीडियोस को पढ़ सकते हैं। तो इसका आंसर होगा बुधवार। मैं प्रश्न बता दे रही हूँ रीजनिंग के कि किस टाइप के प्रश्न बनेंगे। ठीक है। और इसको मैं डिटेल में अपने चैनल पर पढ़ा दूंगी। फिर है आपका एक और ये सेगमेंट है कथन कारक, इससे भी आएगा प्रश्न, तो ये प्रश्न भी देख लीजिए। निम्नलिखित में से 4 कथन और उसके बाद 4 निष्कर्ष दिए गए हैं। चिन्हित करें कि कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथनों का निश्चित रूप से अनुसरण करता है, भले ही वे सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न हो। तो कथन है सभी कुत्ते बिल्लियां हैं, कुछ बिल्लियां बाघ हैं, सभी बाघ शेर हैं, कोई शेर गधा नहीं है। निष्कर्ष है कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं। अगला निष्कर्ष है सभी शेर बाघ हैं। अगला निष्कर्ष है कुछ गधे बाघ हैं, कोई बाघ गधा नहीं है। तो इसका आंसर होगा केवल निष्कर्ष ए और डी अनुसरण करते हैं, यानी कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं और कोई बाघ गधा नहीं है, यही अनुसरण करता है। तो इस प्रश्न का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। आपको ये सारे प्रश्न का अभ्यास बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रीजनिंग आपको कोई पढ़ा तो सकता है लेकिन रीजनिंग का अभ्यास बहुत ज़रूरी है। तो ये थे हमारे
सामान्य अध्ययन का अभ्यास संख्या 3 का 50 प्रश्न। तो इसको आप सॉल्व करिए, आपको बस रीजनिंग पे मेहनत करना है, बाकी सारी चीज़ें तो हम पढ़ा ही रहे हैं आपको। तो रीजनिंग आप मेरे माध्यम से या किसी और चैनल के माध्यम से आप उसको रोज़ 1 घंटा ज़रूर लगाइए, क्योंकि रीजनिंग के अगर 3 से 4 प्रश्न होंगे तो वो भी आपके मेरिट में बहुत अच्छा रोल अदा कर सकते हैं। तो कोई भी सेगमेंट मत छोड़िए, सबकी तैयारी एक बराबर करिए। और अच्छी तैयारी करने के लिए किसी भी चीज़ का डिटेल पढ़िए, मेरे चैनल में जाकर आप पाठ्यक्रम देख सकते हैं। पाठ्यक्रम देख के आप एक एक टॉपिक को अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो आपको आज का वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, अपनी प्रॉब्लम्स भी कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम ज़रूर उसको सॉल्व करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।